हेलो एवरीवन। हम लोग जो है प्रयोगशाला परिचय की क्लास स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन बताया था ना, बायोलॉजी। तो एक बार है ना, आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछला जो पढ़े हुए हैं हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, है ना, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जितने भी सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जितने भी सजीवों का अध्ययन जो है ना, हम लोग किस में करते हैं बोलने से, बायोलॉजी में। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था बोलने से, बायोलॉजी शब्द 1802 में लेमार्क और टर्मेनियर्स ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। लेकिन जीव विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं बोलने से, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है। और जंतु विज्ञान के पिता भी किसको बोलते हैं, अरस्तु को ही बोलते हैं। तो जीव विज्ञान का सबसे पहली बार अध्ययन करने का श्रेय या पिता जो है अरस्तु को जाता है। जीव विज्ञान शब्द 1802 में लेमार्क और टर्मेनियर्स के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखोगे जीव विज्ञान को जो है ना, अध्ययन की दृष्टि से कई पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले देखोगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है बोलने से, अरस्तु है। जंतु विज्ञान में क्या होगा भाई, जितने भी जंतु या मनुष्य या जानवर हैं, उनका जो है ना अध्ययन किसमें किया जाता है, जंतु विज्ञान में। उसके बाद है अगला है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान में जितने भी जो नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब चीज़ों का जो है ना, रोगाणुओं का अध्ययन कहाँ पर करते हैं हम लोग, सूक्ष्म विज्ञान में। उसके बाद आनुवंशिकी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चीज़ें हस्तांतरित होती है या उसके संबंध में जितने भी सिद्धांत है या नियम है, वंशानुगति या जीनों का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं, आनुवंशिकी में, ठीक है। अब एक एक करके देखते जाते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताया था इसकी शाखाओं में जो है, सबसे पहले जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान दोनों के जनक या दोनों के पिता कौन है बोलने से, अरस्तु ही कहलाएंगे, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम था बोलने से, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया जो है जंतु विज्ञान के बुक का नाम था। उसके बाद देखोगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है बोलने से, थ्रियोफिट्स, है ना। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थ्रियोफिट्स है, और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम जो है जंतु वनस्पति विज्ञान के जो वनस्पति विज्ञान के पिता है थ्रियोफिट्स, और उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जूलॉजी देख लिए, जूलॉजी या जंतु विज्ञान, उसके पिता अरस्तु है, उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमिला। वनस्पति विज्ञान के पिता है थ्रियोफिट्स, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। उसके बाद अगला देखे थे हम लोग सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान के जो है जनक कौन है, ए.वी. लियोनहॉक, है ना। ए.वी. लियोनहॉक के द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज की गई। इसके अलावा मैं बताया था आरबीसी की खोज की गई थी इनके द्वारा। उसके बाद जो है प्रोटोजोआ का खोज किया गया था। इसके अलावा बैक्टीरिया का खोज किया गया था। इसके अलावा जो शुक्राणु है ना, शुक्राणु, उनकी खोज की गई थी लियोनहॉक के द्वारा। उसके बाद है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के पिता कौन है भाई, मेंडल साहब, है ना, मेंडल, ग्रेगर मेंडल जो है ये आनुवंशिकी के पिता है। इन्होंने वंशानुगति, वंशानुगति क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चीजें हस्तांतरित होती है उसको बोलते हैं वंशानुगति। तो वंशानुगति के सिद्धांत और लक्षणों का अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था, ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। अब देखेंगे कोई भी चीज, जैसे बायोलॉजी में हम लोग जितने भी सजीव, सजीव मतलब जो जीवित प्राणी है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो सजीव किसको भूलेंगे, सजीव की क्या ऐसी कौन से ऐसे विशेषताएं जिसके आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्राणी को जो है सजीव की संज्ञा दी जा सकती है। सबसे पहले देखोगे सजीव की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर जो है हम लोग सजीव को सजीव कहते हैं। सबसे पहले है कोशिका। कोशिका क्या है भाई, जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, एक घर है। अब एक पूरा घर है, एक घर कैसे बनेगा, छोटे छोटे ईंटों के संग्रहण से बनेगा। तो एक ईंट एक करते हुए जो है ना ईंट का संग्रह होते क्या होगा, पूरा एक घर का निर्माण होगा। वैसे ही जो है हमारे बॉडी या शरीर में जो है कोशिका जो है सबसे छोटा और सबसे छोटा यूनिट है, और ये जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक, संरचनात्मक मतलब बताया था हमें स्ट्रक्चरल, और कार्यात्मक मतलब होता है फंक्शनल। इसी कोशिका के द्वारा जो है एक पूरा शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका देखोगे, ये चीज मैं बताया था, एक जाइगोट के फॉर्म में एक सिंगल कोशिका के रूप में होता है। जब ये कोशिका का संग्रह होता है तो इससे बनता है ऊतक, है ना, अलग अलग ऊतक टिश्यूज बनते हैं। फिर ऊतकों के संग्रह से बनता है अंग, है ना, अंग बनता है, और अंगों के समूह से बनता है अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के समूह से क्या बनता है, एक शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए किसी कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा विशेषता है, देखेंगे कोशिका। कोशिका कितने प्रकार का होता है ना, कोशिका देखोगे, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है पहले, और कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, है ना। प्रो मतलब पहले, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। देखो एक कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है ना ये पार्ट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक, है ना, केंद्रक बोलते हैं। तो जो
जब मतलब अर्थ या पृथ्वी में जो शुरुआती जीव आए थे, तो उनमें जो कोशिका, जो जीव के जो है ना कोशिका पाया गया था, तो उस कोशिका में जो है ना केंद्रक सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। दूसरा, इसमें जो है ना किसी प्रकार का केंद्रक झिल्ली भी नहीं था, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित था, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित था। दूसरा जो है कोशिका सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए इसको क्या है प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब पहले या प्राचीन, कैरियो मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी पूर्व की कोशिका जिसमें सही तरीके से केंद्रक डेवलप नहीं हुआ था, और दूसरा उसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव था। देखो केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा ना, तो एक्चुअल में इसका कहने का मतलब क्या था, जो आनुवांशिक पदार्थ है ना यहीं पर उपस्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। यदि केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये कहीं पर भी बिखर जाएगा और सही तरीके से जो है विकसित नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको क्या है प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और साइनोबैक्टीरिया, है ना, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या हरे नीले शैवाल। और यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक को आधुनिक कोशिका बोलते हैं। यू मतलब हो गया नया, कैरियोटिक मतलब हो गया केंद्रक। तो ऐसी कोशिका या ऐसी आधुनिक कोशिका जिसमें केंद्रक सही तरीके से डेवलप रहेगा, केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहेगा, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, है ना। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहले देखोगे जो प्लांट की कोशिका होती है, पादप की कोशिका, वो आ जाएगा। जो मानव या जंतु की कोशिका रहेगी वो आ जाएगा। कवक की कोशिका रहेगी वो आ जाएगा। उसके बाद शैवाल है, शैवाल का कोशिका, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद देखोगे जीवाणु और शैवाल, है ना, जीवाणु और जो शैवाल है इसके बीच की कड़ी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये पॉइंट को याद रखोगे, जीवाणु, बैक्टीरिया और शैवालों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, हरे नीले शैवाल है। उसके बाद देखो सबसे पहले कोशिका, सजीव की विशेषताओं में, दूसरा है कोशिका के क्या क्या टाइप है, दूसरा है जीव द्रव। देखो ये कोशिका है, कोशिका में जो है ना बीच का पार्ट है केंद्रक, है ना, केंद्रक है, इसमें जो है फ्लूइड पाया जाएगा, फ्लूइड, है ना, तरल पदार्थ, और जो है छोटे छोटे पार्ट्स, अंग पाए जाएंगे, कोशिका अंग पाए जाएंगे। इन दोनों को मिलके जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, है ना, कोशिका द्रव्य। और उसके बाद जो है इसमें जो कोशिकांग पाए जाएंगे, इन दोनों को मिलकर जो है हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीव द्रव्य कैसे मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा है कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर उपस्थित जो है कोशिकांग, है ना, कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद है राइबोसोम हो गया, ये कोशिकांग है। और जो इसमें लिक्विड पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, इसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो जीव द्रव्य है ना दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और इसमें जो है जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका अंग होता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य का होना जो है सजीव की दूसरी विशेषता है। इसमें देखोगे हेक्सले साहब ना, हेक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जो है ना, जीव द्रव्य जो है जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी बोलने से, परकिंजे, परकिंजे ने जो है जीव द्रव्य की खोज की थी। तो जीव द्रव्य दो पार्ट से मिलकर बनेगा, एक तो कोशिकांग और कोशिका द्रव्य के द्वारा, ठीक। चीज बताया है, कोशिका द्रव्य दो पार्ट में मिलकर बना है। सबसे पहले है कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य, और दूसरा है कोशिकांग, है ना। कोशिका द्रव्य क्या होगा, लिक्विड पार्ट रहेगा जिसमें कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और कोशिकांग क्या होगा भाई, ये ठोस भाग रहेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, है ना, अंतःप्रदीप की जलिका हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य प्लस कोशिकांग से मिलकर बना होगा। तीसरा है उपापचयन, है ना, उपापचयन या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई, एक सजीव में होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया है जो जीवों को वृद्धि करने में, उनको ग्रोथ करने में, उनको डेवलपमेंट करने में, प्रजनन करने में, उन अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में, पर्यावरण के साथ जो है अपने को अनुकूलन करने में, ये सब में मदद करता है। अब उपापचयन या मेटाबॉलिज्म भी जो है दो पार्ट में मिलकर बना होता है, एक तो है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म या इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपचयन। कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। उपचयन का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना मिलके बड़े पार्टिकल का निर्माण करेंगे, ठीक है। उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है संश्लेषण। तो आज के बाद आपको जब भी संश्लेषण शब्द मिले तो संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्मित करना या निर्माण करना, ठीक। तो दो छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर जो है बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनामोलिज्म या ठीक है उपचयन बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होगा, यहाँ पर जो बड़े अणु रहेंगे वो बड़े अणु जो है छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे, जैसे हमारे श्वसन की क्रिया में होता है, जैसे पाचन की क्रिया में होता है, उत्सर्जन की क्रिया में होता है, ये सब जो है हमारे कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल है।
ठीक। तो कैटाबॉलिज्म क्या होगा भाई, बड़े अणु का जो है छोटे अणु में टूटना। देखो पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया हमारे कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल है। और एनाबॉलिज्म के देखेंगे जो छोटे अणु मिलकर जो है बड़े अणु का निर्माण करेंगे। ठीक, एक बार मैं चीज़ें रिवाइज कर दे रहा हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन की क्रिया क्या होती है भाई, श्वसन का क्रिया ये है, देखो श्वसन और ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग, श्वसन को इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग को जो है ब्रीदिंग जो है श्वासोच्छ्वास। मतलब ब्रीदिंग में क्या रहता है, हम सांस को लिए मतलब ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये हमारा हुआ ब्रीदिंग है ना। श्वसन क्या होगा, श्वसन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग हवा जो है नाक में जाएगा, फिर नाक से जो श्वास नली रहेगा उसमें जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स के ब्रोंकाई में जाके जो है ये फिर है ना ब्लड में जो है, ब्लड में ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग वायु से हम लोग क्या पेड़ पौधे से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे जो ब्लड रहता है ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिलेगा। और ब्लड में एक्चुअल में क्या रहता है भाई, ब्लड में हमारा रहता है ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के साथ जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है उसके साथ दोनों अपने क्रिया निर्मित करते हैं। और उसके बाद जो है इससे जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। ठीक है, इससे क्रिया करके जो है ना ये क्या निर्माण करता है, H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है एनर्जी, एनर्जी के रूप में ATP का निर्माण होता है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। तो याद रखना टोटल हमारे कितने शरीर में कितने एटीपी का निर्माण होता है बोलने से 38। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ब्लड में जो है ऑक्सीजन घुलने के द्वारा जो है इसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है बोलने से 36। ठीक है, तो याद रखोगे ग्लूकोज के साथ जो है ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी के रूप में क्या होता है, ये निर्माण होता है। और एनर्जी के रूप में जो है एटीपी बनता है, और एटीपी जो है तो टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं भाई, मानव शरीर का मुद्रा या करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, एक एटीपी पर जो है 7.3 कैलोरी जो है ऊर्जा रिलीज होती है, एक एटीपी पर जो है 7.3 कैलोरी ऊर्जा जो है रिलीज होती है। श्वसन भी कैसी क्रिया है बोलने से अपचयन, अपचयन मतलब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब बड़े अणु जो है छोटे अणु में टूटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो विशेषता है पोषण। पोषण क्या होता है भाई, पोषण जो भी हम लोग चीज़ें खाते हैं, खाते क्यों भाई, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने भी भोज्य पदार्थ को हम लोग खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, पोषण। पोषण भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्वयं पोषण और एक होता है परपोषण। स्वयं पोषण का मतलब क्या होता है, स्वपोषण का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको बोलते हैं स्वयं पोषण। और उसके बाद परपोषण किसको बोलते हैं, ये जीव जो है भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे अपना भोजन तैयार करेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो है परपोषी है, दूसरे के द्वारा निर्मित भोजन को क्या करते हैं, इन लोग खाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण के एग्जाम्पल क्या क्या है बोलने से सबसे पहले है पादप हो गया, उसके बाद हो गया शैवाल हो गया, उसके बाद हो गया युगलिना। उसके बाद परपोषी का देखेंगे, परपोषी में सबसे पहले जितने भी जीव जंतु जानवर हो गए, कवक हो गए, परजीवी हो गए, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। ठीक, उसके बाद है अगला विशेषता है उत्सर्जन। उत्सर्जन भी एक जो है अपचयन की क्रिया है, अपचयन मतलब बड़े अणु जो है छोटे अणु में टूटते हैं। ठीक है, तो सजीव शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों को निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये भी जो है एक अपचयन की प्रक्रिया है। उसके बाद प्रजनन, प्रजनन का मतलब क्या होता है, सेम जो है जीव जो है अपनी जैसी संतति का निर्माण करता है, अपने जैसे सजीव का निर्माण जो है किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन भी दो टाइप का होता है, एक लैंगिक अंगों के द्वारा होगा और दूसरा बिना लैंगिक अंगों के द्वारा होगा। जैसे मानव में देखोगे, मानव में मनुष्य में देखोगे मेल और फीमेल में जो है मेल के जो है शुक्राणु और महिला के अंडाणु के द्वारा जो है फिर इसका निर्माण होता है, उसके लिए जो अंग भी तैयार रहता है। वैसे जो है कुछ जीव ऐसे रहते हैं जिसमें लैंगिक अंग नहीं होते और उसमें बिना लैंगिक अंगों के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होगा, प्रजनन अंगों के उपभोग से जो है होने वाला प्रजनन को लैंगिक प्रजनन बोलेंगे, और बिना लैंगिक जो अंग रहेंगे उनके द्वारा जो प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे। उसके बाद अगली विशेषता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है भाई, देखो पर्यावरण के प्रति जो भी चीज़ें चेंजेस आता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है अपनी सभी घटनाओं या सभी चीज़ों को जो है महसूस करना, इसी का विस्तारित रूप है अनुकूलन। अनुकूलन में क्या होगा, जो भी चीज़ें पर्यावरण में चेंज आएगा और चेंज आने के अकॉर्डिंग जो है सजीव अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, उसको बोलते हैं अनुकूलन। उसके बाद अगला विशेषता है जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होगा, एक जाइगोट सेल से बनने से लेके मृत्यु होने तक का सफर जो है जीवन चक्र कहलाता है। ये सभी सजीवों में कॉमन है। सबसे पहले एक कोशिका बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, उसके बाद बच्चे का जन्म होगा, फिर उसका बचपन आएगा, फिर किशोर अवस्था आएगा, फिर वयस्क होगा, वयस्क के बाद बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा के बाद मृत्यु आएगा। ये सभी सजीव की जो है विशेषता है। सभी सजीव के जन्म लेने से लेके मरने तक की प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं।
ठीक। तो ये जो है हमारे सजीव की विशेषताएं थी। ठीक है, एक बार मैं फटाफट आप लोग को रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि जो है चीज़ें याद आ जाएं। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखे थे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। देखो मैं आपको बताया था जिस भी शब्द में आपको लॉजी दिखे तो लॉजी का मतलब क्या होगा, लॉजी का मतलब होगा अध्ययन, और साइटो का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका या कोशिका संबंधित जितने भी बात है उसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान जो है या साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था बोलने से, शब्द दिया था हर्टविंग ने। ठीक है, हर्टविंग ने जो है सबसे पहले जो है साइटोलॉजी शब्द दिया, लेकिन साइटोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले इन्हीं के द्वारा जो है ना पेड़ का जो छाल रहता है ना, पेड़ का जो छाल रहता है, छाल में जो है ना सबसे पहले कोशिका ढूंढा था ना, सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। ये कोशिका कैसा था बोलने से, मृत कोशिका था। ये कोशिका कैसा था, मृत कोशिका था। जो पेड़ों के छाल में जो कॉर्क रहता है वहीं पर जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन जो है ये कोशिका कैसा था बोलने से, ये कोशिका जो है मृत कोशिका था। लेकिन वही चीज़ है ना, जीवित कोशिका सबसे पहले कौन खोजा था बोलने से, ए.बी. लियोनहॉक। ए.बी. लियोनहॉक के द्वारा जो है सबसे पहले जीवित कोशिका खोज की गई थी, और जीवित कोशिका के रूप में सबसे पहले बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की गई थी। ठीक, तो साइटोलॉजी क्या होगा, कोशिका का जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी टर्म जो है हर्टविंग के द्वारा दिया गया था, लेकिन साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 1665 में जो है पेड़ की छाल जो है, पेड़ की छाल में जो है ना सबसे पहली बार मृत कोशिका का अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद कोशिका अनुवंशिकी क्या होता है भाई, कोशिका अनुवंशिकी में बताएं, अनुवंशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर। तो अनुवंशिकी की वह शाखा जिसमें नाभिक के भीतर जो डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं ना, मैं आप लोग को बताया था जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, एक तो होता है क्रोमोसोम, एक होता है डीएनए और एक होता है जीन, है ना, जीन। ये तीन चीज होते हैं अनुवांशिक पदार्थ। तो डीएनए में रहता है जिन का निर्माण डीएनए के थ्रू ही होता है। तो नाभिक के भीतर जो है डीएनए की संरचना का अध्ययन किस में करते हैं, कोशिका अनुवांशिकी में करते हैं। ठीक, उसके बाद कोशिका अनुवंशिकी के पिता कौन है बोलने से, एच.जी. मुलर। एच.जी. मुलर जो है कोशिका अनुवंशिकी के पिता है। रॉबर्ट हुक जो सबसे पहली बार जो है बताए थे इसके बारे में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब जो है माइक्रोग्राफिया में सबसे पहली बार बताया था कि भाई कोशिका क्या होता है। और मॉडर्न जो कोशिका विज्ञान के फादर कौन है बोलने से, स्वेंसन, है ना। मॉडर्न जो है कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, स्वेंसन। इनकी बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम था सेल। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है बोलने से, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता है ए.के. शर्मा। आपको देखो यहाँ पर है ना, ये क्लास यदि आप अटेंड कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे हम लोग में इससे संबंधित पहले तो कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग जितने भी MCQs होंगे, नोट्स होंगे, सब चीज़ देख लेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखो यही चीज़ बताया था, कोशिका खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, लेकिन इनके द्वारा जो है डेड सेल या मृत कोशिका की खोज की गई। ठीक, तो ये मृत कोशिका हम देखोगे सबसे पहले जो पेड़ का छाल था ना, पेड़ का छाल जिसको कॉर्क बोलते हैं, पेड़ का छाल जो कॉर्क जो ऊतक था, वहां पर सबसे पहली बार जो है कोशिका की खोज की गई। लेकिन ये कैसे कोशिका था, मृत कोशिका था। वही सबसे पहली बार जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजा गया था बोलने से, ए.बी. लियोनहॉक। ए.बी. लियोनहॉक के द्वारा सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज की गई थी। वो भी कौन था भाई, जीवित कोशिका के रूप में बैक्टीरिया की खोज की गई, और इन्हीं के द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज करने का भी श्रेय जाता है। तो लियोनहॉक के द्वारा अभी तक क्या क्या खोजा गया भाई कोशिका के रूप में, सबसे पहले जीवाणु खोजा गया। ठीक, उसके बाद हमारे ब्लड में जो है, हमारे रक्त में जो है, रक्त जो है दो पार्ट में मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है अदर एलिमेंट। तो प्लाज्मा लगभग है ना 55% के आसपास रहता है। अदर एलिमेंट में देखोगे सबसे पहले होता है आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और दूसरा रहता है डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा रहता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी के जो कोशिका की खोज भी करने का श्रेय लियोनहॉक को जाता है। उसके अलावा प्रोटोजोआ की खोज की गई, और जो मेल में जो है स्पर्म रहता है, शुक्राणु की खोज की, शुक्राणु के कोशिका की भी खोज की गई। तो ए.बी. लियोनहॉक की किताब का नाम क्या है भाई, लियोनहॉक की किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो लियोनहॉक के बारे में सबसे पहली बात, इनको जो है जो रोगाणु जो सूक्ष्म विज्ञान है उसका जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा सजीव कोशिका की खोज की गई जो जीवाणु के रूप में था। उसके बाद इनके द्वारा जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म के जो कोशिका की भी खोज की गई। इनकी बुक का नाम क्या था भाई, सीक्रेट ऑफ नेचर था। ठीक,
अब देखोगे कोशिका सिद्धांत है ना, यहीं से अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था बोलने से, कोशिका सिद्धांत जो है ड्यूरोसेट के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये बोला था कोशिका का समूह मिलकर ही, मैं बताया था ना सबसे पहले एक सिंगल कोशिका होगा, सिंगल कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू या ऊतक का निर्माण बनाएंगे। ये ऊतक का समूह क्या होगा, हमारा अंग का निर्माण होगा। अंग से क्या होगा, अंगों के समूह से क्या होगा, अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से क्या बनेगा, हमारा एक शरीर बनेगा। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिका जो है एक प्रारंभिक, जैसे घर के लिए एक ईंट था, एक एक ईंट से पूरा घर बनता है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए कोशिका। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक। तो ड्यूरोसेट ने सबसे पहली बात बताया था कि 1824 में कोशिका का समूह मिलकर ही जो है टिश्यू या ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान ने, ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइडेन एंड स्वान ने कहा था कि सभी सजीव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका निर्माण कैसे होता है बोलने से, कोशिका या सेल से मिलकर ही बनता है। उसके बाद 1855 में जो है रुडोल्फ विचाउ ने कहा था कि जो सभी जो नई कोशिका है ना, जितनी भी नई कोशिका है वे अपने पेरेंटिंग सेल या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही बनती हैं। तो रुडोल्फ विचाउ ने क्या कहा था, सभी जितने भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही बनती हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं, देखो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, पहले याद रखोगे 1862 में लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा जो है ना सबसे पहले दो टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे पहले है बंद सुराही, एक है खुली सुराही। बंद सुराही में ना इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें किसी प्रकार का जीवाणु का निर्माण नहीं हुआ था, जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन जब ये खुली सुराही में यदि इनके द्वारा प्रयोग किया गया तो उसके द्वारा जो है जीवाणु उत्पन्न हुए। तो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1862 में, जब इन्होंने बंद सुराही में जो है ना खोज किया तो है ना उसमें किसी प्रकार का कोई जीवाणु उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब खुली सुराही में जो है, खुले फ्लास्क में जो है ना इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया तब उसमें जीवाणु उत्पन्न हुए, ठीक। अब देखते हैं जीवाणु संबंधित। तो जीवाणु जो देखोगे, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका ही बोलने से कौन है, जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु को वायरस बोलते हैं। तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका क्या है बोलने से जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया कोशिका बोलते हैं, ठीक। और वो जीवाणु का क्या नाम था भाई, जीवाणु तो बैक्टीरिया बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जीवाणु का नाम था PPLO। क्या नाम था, PPLO। PPLO का मतलब है पॉली प्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉली प्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म जो है PPLO। PPLO का दूसरा नाम क्या है भाई, PPLO का दूसरा नाम है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा है ना, माइक्रोप्लाज्मा। इसका आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। तो ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है, जीवाणु कोशिका है। इसका नाम था, वो जीवाणु कोशिका कौन सी थी बोलने से, PPLO था, पॉली प्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। इसका आकार कितना है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति क्या होता है भाई, जैसे ये हमारा कोई सा सेल है, इसका सेल का जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। जैसे पादप है ना, पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का जो आउटर पार्ट है ना, इसका जो है ना आउटर पार्ट है ना किससे बना होता है बोले से, कोशिका भित्ति या सेल वॉल से बना होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, इसमें जो है कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक। माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कोई जो है ना साइज डिसाइड नहीं है, इसी वजह से इसको जंतु जगत का क्या बोलते हैं, जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम जो है MLOB है, मॉलिक्यूलर लाइफ ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका देख लिया। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका क्या है बोलने से, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका आकार जो है 130 mm से लेके 170 mm तक भी होता है, ठीक। तो ये चीज़ें हमारा रिवीजन वाला पार्ट था। अब जो है हम लोग यहाँ से कोशिका के बारे में देखते हैं। तो कोशिका सबसे पहले मैं आपको बताया था, कोशिका 2 टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। जब अर्थ जो में जीवन मतलब स्टार्ट हुआ था तो उतना समय जो जीव तैयार हुए थे उसमें जो है शुरुआती जो जीव थे ना, शुरुआती जीव में जो कोशिका पाई गई थी उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। देखो, प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। किसी भी सेल के अंदर जो है ना सेंटर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ऐसे पहली कोशिका जिसमें पहली बात तो सही तरीके से केंद्रक डेवलप ना हुआ हो, दूसरा उसमें केंद्रक झिल्ली ना पाया जाता हो। देखो, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा तो उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ रहेंगे वो एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। स्थिर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो आगे चलकर ट्रांसफर होगा तो वो फिर जो है कोशिका जो है सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो पहले की कोशिका को क्या बोलते थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो या अपरिपक्व हो, मतलब अनमेच्योर हो ना, मेच्योर सही तरीके से न हुआ हो, ठीक है। इसका एग्जांपल बताया था, एक तो बैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, नील हरित शैवाल, ये इसका एग्जांपल है।
अब देखते जाते हैं भाई, यूकैरियोटिक क्या होगा, यू यू मतलब हो गया नया, कैरियो का मतलब केंद्रक। तो ऐसी कोशिका इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, ऐसी कोशिका जिसमें जो है केंद्रक सही तरीके से डेवलप रहेगा, उसमें आनुवंशिक पदार्थ सुरक्षित रहेंगे, केंद्रक झिल्ली सही तरीके से रहेगा, तो इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, जितने भी मानव कोशिकाएं हैं वो रहेंगे, पादप कोशिकाएं वो रहेंगे, उसके बाद जो है कवक का कोशिका रहेगा वो रहेगा, शैवाल का कोशिका रहेगा वो रहेगा। तो यूकैरियोटिक में क्या क्या आएगा, एक तो पादप कोशिका, शैवाल कोशिका, जंतु कोशिका और कवक कोशिका रहेगा। ठीक, देखो वही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है जो मैं आपको चीज़ें बताया हूँ। प्रोकैरियोटिक में क्या रहेगा, आनुवंशिक पदार्थ जो है असुरक्षित रहेंगे, सीधी बात है भाई, केंद्रक में हमारा रहता है, ये केंद्रक में जो है आनुवंशिक पदार्थ रहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक में अनुवंशिक। अब जब यही डेवलप नहीं रहेगा, इसका झिल्ली लेयर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये पूरा बिखर जाएंगे, फिर किसी दूसरे के साथ जो है क्रियाएं करने लगेंगे, फिर जिस टाइप का मटेरियल चाहिए वो फिर निर्मित नहीं हो पाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता था, असुरक्षित आनुवंशिक पदार्थ रहते थे, जिसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियोइड है ना, या जिनोफेर नाम दिया गया। ठीक, अब देखोगे प्रोकैरियोटिक एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें, इसका जस्ट अपोजिट यूकैरियोटिक में रहेगा। उसके बाद देखोगे प्रोकैरियोटिक में जो है ना डीएनए जो है आगे ट्रांसफर होता है, वो एक गुणित रहेगा, मतलब सिंगल लेयर रहेगा, या द्विकुंडलित रहेगा ना, द्विकुंडलित, लेकिन ये कैसे रहेगा, सर्कुलर फॉर्म में ना, सर्कुलर वित्तीय रहेगा ना, सर्कुलर वित्तीय रहेगा। ठीक है, सिंगल लेयर रहेगा लेकिन कैसे रहेगा, सर्कुलर वित्तीय डीएनए रहेगा। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन जनरली जो है ना गुणसूत्र को जो है ना संरचना प्रदान करता है ना, गुणसूत्र का संरचना मतलब जो उसको ना स्ट्रक्चर प्रदान करता है हिस्टोन प्रोटीन, इसमें नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, इसको जो है ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ना, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद है अंतःप्रद्वी जलिका। अंतःप्रद्वी जलिका में क्या रहता है, इसमें जो है राइबोसोम जो है, राइबोसोम लटके रहते हैं ना, मतलब चिपके हुए रहते हैं, ये नहीं रहेगा प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम नहीं रहेगा, गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा। हाँ, इसमें राइबोसोम रहेगा लेकिन कैसा टाइप का रहेगा बोलने से 70S टाइप का रहेगा। और यूकैरियोटिक में कितना रहेगा, 80S टाइप का जो है, 80S टाइप का राइबोसोम रहेगा। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में पहली बात जो है डीएनए ना सिंगल लेयर रहेगा, ये और ये कैसा रहेगा, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा ना, सर्कुलर वित्तीय डीएनए रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, अंतःप्रद्वी जलिका नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम नहीं मिलेगा। ठीक, ये सब चीज़ें प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेंगे। यूकैरियोटिक में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो यूकैरियोटिक मतलब डेवलप सेल है, डेवलप सेल में आनुवंशिक पदार्थ जो है केंद्रक में सही तरीके से रहेंगे, केंद्रक सही तरीके से डेवलप रहेगा, केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहेगा। इसमें जो है डीएनए कैसे रहेंगे भैया, द्विकुंडलित रहेंगे। देखे होंगे आप ऐसे ऐसे टाइप का जब 9th 10th का क्लास में देखे होगे तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, तो ये इसी को बोलते हैं द्विकुंडलित डीएनए। इसमें हिस्टोन प्रोटीन रहेगा भी, तो ये आनुवंशिक पदार्थ को जो है संरक्षित करके रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित रहेगा, अंतःप्रद्वी जालिका उपस्थित रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, जो यहाँ पर नहीं है ना वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगे। गोल्जी बॉडी उपस्थित रहेगा, राइबोसोम रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, 80S टाइप का रहेगा, 80S टाइप का रहेगा। ठीक, देखो इसी में वही चीज़ आगे बताया है कि यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर जो है 70S टाइप का राइबोसोम रहेगा, इसमें 80S टाइप का रहेगा। ठीक, जीवाणु की जो कोशिका है ना, देखो कोशिका भित्ति जब भी याद रखना, भित्ति मतलब दीवार होता है ना, ये आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर। तो जीवाणु बोलने से क्या होता है, बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति किससे बना होता है बोलने से, पेप्टिडोग्लाइकॉन। देखो ग्लाइको, कहीं पर भी ग्लाइको शब्द मिला मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। और ये पेप्टिडो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो होता है अमीनो एसिड और दूसरा है म्यूरिक एसिड, है ना, म्यूरिक एसिड। तो पेप्टिडो जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होगा, अमीनो एसिड और म्यूरिक एसिड। उसके बाद ग्लाइकोन जो है, ग्लाइकोन मैं बता चुका हूँ, ग्लाइकोन मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडो मतलब एमिनो एसिड प्लस म्यूरेमिक एसिड, और ग्लाइकोन मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। यूकैरियोटिक में 80S टाइप का मिलेगा राइबोसोम। इसकी जो कोशिका भित्ति देखो, पादपों है ना, पादप को जो है ना कोशिका, सबका कोशिका भित्ति अलग अलग रहेगा। देखो पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं, इसका जो आउटर लेयर है ये किसका बना रहता है, मैं बताया था सेलुलोज का ना, सेलुलोज का बना रहता है या हेमिसेलुलोज। उसके बाद जो शैवाल रहते हैं, शैवाल का जो कोशिका भित्ति है ना, शैवाल का जो कोशिका भित्ति है, एक तो सबसे पहली बात सेलुलोज का बना रहेगा, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस गैलेक्टॉन्स है ना, कैल्शियम कार्बोनेट
गैलेक्टॉन्स और सेलुलोज, ये तीन से मिलकर जो है शैवाल की कोशिका भित्ति बनती है। कवक जो रहते हैं, कवक है ना, कवक का कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होगा? काइटिन से मिलकर बना होगा, ठीक है। और जो जंतु कोशिका रहेगा या मानव कोशिका रहेगा उसमें कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है ना, कोशिका भित्ति पाया नहीं जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है पादप की कोशिका में मिलता है। शैवाल का कोशिका याद रखोगे, कोशिका भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टॉन्स, इन तीनों से मिलकर बना होता है। कवक का कोशिका देखोगे तो कवक का कोशिका जो है काइटिन का मिलकर बना होता है। उसके बाद देखोगे यही चीज़ें जंतु कोशिका में जो है कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखोगे प्रोकैरियोटिक जो है ना सेल था, प्रोकैरियोटिक कोशिका था, इसमें जो है श्वसन है ना, श्वसन मतलब समझ रहे हो ना, जो नाक से लेने तक जो उसमें एनर्जी ऑक्सीजन जो है ब्लड में घुलने से लेके एनर्जी एटीपी बनाने तक का प्रक्रिया है। तो इसमें जो कोशिकीय श्वसन कैसे होता है बोलने से मीजोसोम है ना, मीजोसोम के द्वारा होता है। और यहाँ पर किसमें होता है भाई? यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए बताया था ना कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह बोलते हैं, जहाँ अंतिम रूप से जो है वहाँ पर जो है चीज़ें स्टोर होना चालू होती है, ऊर्जा, ठीक। तो कोशिका के आधार पर जो है ना सजीव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको दो टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब ऐसे जीव जिसका पूरा बॉडी का निर्माण है ना एक ही टाइप के कोशिका से बना होगा। देखो एक कोशिकीय मतलब ये मत रखना एक ही कोशिका रहेगा, नहीं, पूरे जीवों का जो पूरे बॉडी का निर्माण जो है ना एक टाइप की कोशिका, एक टाइप का ही कोशिका से मिलकर बना होगा, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसमें जो है जिसमें जितने भी आनुवंशिक पदार्थ और चीजें रहेंगे सब चीज वहीं पर उपस्थित रहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु या बैक्टीरिया हो गया। वही चीज बहुकोशिकीय जीव क्या रहेगा? तो बहुकोशिकीय जीव में क्या हो रहेंगे? सभी जो पार्ट है ना अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ देखोगे जैसे ब्रेन है ना, ब्रेन या मस्तिष्क है, उसका जो कोशिका अलग रहेगा, नेफ्रॉन रहेगा, किडनी का अलग रहेगा है ना, उसके बाद जो ब्लड में अलग रहेगा। तो अलग अलग अंग के जो अलग अलग पार्ट के जो है ना कोशिका जो है अलग अलग चीज़ से मिलकर बना रहेगा। तो बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे पादप में हो गया, जंतु में हो गया, कवक में हो गया और शैवाल में हो गया। तो आगे चलते हैं। देखो आपको मैं बताया था कोशिका, एक बार स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। ये एक सेल है, सेल में जो है सेंटर पार्ट इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। यहाँ पर जो है जैसे लेयर पाया जाएगा, कहीं पर इसको कोशिका भित्ति बोलेंगे, कहीं पर इसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे। अभी क्या है वो सब ध्यान नॉर्मल बस देखिए, ये सेंटर वाला पार्ट है केंद्रक, इसमें आनुवंशिक पदार्थ वगैरह रहते हैं। यहाँ पर पूरा जो है कोशिका द्रव्य रहेगा। कोशिका द्रव्य के अलावा जो है अलग अलग जो अंग रहेंगे, कोशिका के अंग रहेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया है ना, अंतःप्रद्युकी जलिका हो गया, ऐसे चीज़ें रहेंगे। अब देखो कोशिका अंग जो है ना क्या क्या है। सबसे पहले देखोगे कोशिका अंग को ना 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। कोशिका अंग में को 3 टाइप में बांटा गया है। एक जो कोशिका जिसमें कोई भी बाहरी लेयर नहीं रहेगा, मतलब बाहरी झिल्ली नहीं रहेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी बाहरी झिल्ली नहीं रहेगा, जैसे राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, उसके बाद है माइक्रोट्यूब्स हो गया ना, ट्यूबल्स हो गया है ना, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबल्स। इसमें जो है ना कोई भी टाइप का इस कोशिका में आवरण जो है बाहरी आवरण जो है बिना झिल्ली वाला कोशिका होता है। उसके बाद दूसरा टाइप का कोशिका जिसमें सिर्फ एक ही झिल्ली रहेगा ना, एक ही सिंगल लेयर रहेगा, सिंगल झिल्ली। तो ये इसमें कौन कौन सा है? गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्वी जालिका, रक्तधानी और लाइसोसोम है ना। लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और गोल्जी बॉडी हो गया, जिसमें क्या होता है आउटर लेयर में सिर्फ सिंगल लेयर रहेगा। नेक्स्ट टाइप का जो कोशिका अंग रहेगा जिसमें ना डबल मेम्बर रहेंगे, डबल झिल्ली रहेगा ना, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, ठीक है, डबल मेम्बर, जिसमें कौन कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट में पाया जाएगा। उसके बाद है केंद्रक है ना, केंद्रक को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। अब एक एक पार्ट देखते जाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले देखोगे कोई सा भी कोशिका है ना, कोशिका का आउटर लेयर है ना, कोशिका का जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं भाई? कोशिका का आउटर लेयर को कोशिका भित्ति बोलेंगे पादप में। वही चीज जंतु कोशिका रहेगा तो उसमें कोशिका झिल्ली बोलेंगे, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? मैं बताया था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। और कैसी कोशिका थी वो? डेड सेल था, मृत कोशिका था। तो कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका के आकार मतलब जिसका साइज रहता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? देख लो, कोशिका भित्ति सबसे पहले किस में पाया जाएगा? जीवाणु में पाया जाएगा। बैक्टीरिया में भी देखे थे अभी हम लोग,
और इसका कोशिका भित्ति किससे बना होता है बोलने से, पेप्टिडोग्लाइकोन है ना, पेप्टिडोग्लाइकोन में बताया था अमीनो एसिड और म्यूरिक एसिड प्लस ग्लाइकोन जो कार्बाइड से मिलकर बना होता है। उसके बाद है शैवाल। शैवाल का जो कोशिका भित्ति एक तो सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टॉन्स, ये तीनों से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखोगे पादप कोशिका। पादप कोशिका जो पेड़ पौधे की कोशिका वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद कवक है ना, कवक का जो है ना आउटर लेयर किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। और जंतु कोशिका में किसी प्रकार का कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है ना, कोशिका मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, याद रखोगे ये पाए। तो जंतु कोशिका जो एनिमल वर्ग है उसमें जो है ना कोई टाइप का कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, याद रखोगे। उसके बाद देखोगे ग्रेमिस्टेन। ग्रेमिस्टेन को क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं। ये क्या होता है, रंजक जो है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को रंगने में उपभोग लिया जाता है। जो उसका कलर आता है ना वो कलर जो है रंजक की वजह से आता है। यदि बैगनी कलर है, इसका आउटर लेयर यदि बैगनी कलर है तो वहाँ पर जो है ग्रेम जो है ना पॉजिटिव में है ना, बैगनी कलर है। यदि यहाँ पर गुलाबी रंग है ना, आउटर लेयर में गुलाबी रंग है तो वो जो है वहाँ पर ग्रेम जो है नेगेटिव मतलब वहाँ पर अनुपस्थित है। जहाँ पर ग्रेम पॉजिटिव है वहाँ पर बैंगनी रंग मिलता है, जहाँ ग्रेम नेगेटिव है वहाँ पर गुलाबी रंग मिलता है। ठीक, ये कहीं डिटेल एग्जाम जब होता है तो जैसे एनटीपीसी वगैरह या रेलवे वगैरह होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से पूछता है। उसके बाद देखोगे कोशिका झिल्ली। देखो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। यहाँ पर क्या पाया जाता है, आउटर लेयर के रूप में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन ये कैसा रहता है बोले से, डबल मेम्ब्रेन रहता है ना, डबल मेम्ब्रेन रहता है। देखो डबल ऐसे, ठीक है, डबल, ये मोटा बताया हूँ, ये बहुत पतले पतले महीन रहते हैं। तो देखो सबसे बाहर वाले को बोलेंगे कोशिका झिल्ली, उसके अंदर वाले को बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली डबल लेयर रहेगा। पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, तो जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, और पादप कोशिका में डबल रहता है, पहला तो कोशिका भित्ति और दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है भाई, प्लास्मोलिपिड है ना, प्लास्मोलिपिड से जो है कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली जो है ना डबल लेयर है ना, डबल लेयर संरचना होती है, डबल लेयर संरचना होती है। जंतु कोशिका का जो प्लाज्मोडेम रहता है ना, जंतु कोशिका का जो प्लाज्मोडेम रहता है वो ना एक तो लिपिड उसमें 52% पाया जाता है, प्रोटीन लगभग 40% रहता है और कार्बोहाइड्रेट जो है 8% के आसपास रहते हैं। प्लाज्मोडेमा की जो ना, प्लाज्मोडेमा की लंबाई कितना होती है बोलने से 75 एंगस्ट्रॉम या 7.5 नैनोमीटर है ना, 7.5 नैनोमीटर या 75 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इसकी जो है ना प्लाज्मा की खोज किसके द्वारा, इसकी खोज ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी की कोशिका पर की थी ना, इसकी जो है ना खोज जो है ग्रेंडल नामक वैज्ञानिक जो है आरबीसी जो रहता है ब्लड में उस पर की गई थी। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहले शब्द जो है ना, सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था प्रेफर और नागेली, इन्होंने जो है ना ये दिया था। ठीक है, उसके बाद देखोगे इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, इसका कार्य जो है कोशिका, देखो कोशिका झिल्ली का मेन काम क्या रहता है भाई, बाहर देखो हमारे घर में जैसे गेट रहता है, गेट का काम क्या रहता है भाई, गेट में बाहर से आने वाले और अंदर से जाने वाले के लिए एक सुरक्षा टाइप का रहता है। तो ये कोशिका से बाहर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, झिल्ली जो बाहरी सिक्योरिटी गार्ड टाइप का खड़ा है तो आने वाले का हिसाब रखेगा, जाने वाले का हिसाब रखेगा। तो इसका कार्य जो है कोशिका से बाहर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति देखे, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली देखे, उसके बाद है केंद्रक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। देखो ये कोशिका है, बाहरी लेयर है झिल्ली, जंतु कोशिका में सिंगल लेयर पाया जाएगा और बीच वाला पार्ट क्या है, केंद्रक है ना, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई तो बोले से रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ये केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक शब्द किसके द्वारा दिया गया, इन्हीं के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो केंद्रक जो है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई, ये शब्द भी इन्हीं के द्वारा किया गया। सबसे पहले जो है ना इन्होंने जो है ना ऑर्किड है ना, ऑर्किड नामक जो पेड़ था, पादप था, उसकी जड़ों में पाया। तो ये केंद्रक जो है सबसे पहली बार जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है ऑर्किड नामक पादप की जड़ों में इसको खोजा। केंद्रक क्या होता है भाई, किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग रहता है ना, तो सबसे बड़ा जो कोशिका अंग मतलब कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा रहता है, जितने भी जीव द्रव्य और ये सब में सबसे बड़ा रहता है केंद्रक रहता है। केंद्रक को क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग भी बोलते हैं, मतलब यहीं से चीज़ें सब चीज़ें रेगुलेट होता है। ठीक है, यहीं से सब चीज़ें रेगुलेट होता है।
इंसानों में देखोगे आरबीसी है ना, आरबीसी को क्या बोलते हैं भाई, आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका बोलते हैं। आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी में जो है ना वो नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इस वजह से जो है इसको बिना दिमाग वाली कोशिका बोलते हैं। पादप में जो देखोगे, पादप में सीरे है ना, पादप में सीरे जो कोशिका है उसको जो है बिना दिमाग वाली कोशिका बोलते हैं, इसमें भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखोगे। जो आरबीसी में जो है ना, आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहने का कारण यही है कि उसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इस वजह से जो है उसको जो है बिना दिमाग वाली कोशिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रक का अध्ययन किस करना क्या बुलाता है, केंद्रक का अध्ययन जो है कैरियोलॉजी। जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी था, वैसे केंद्रक का अध्ययन जो है क्या कहलाएगा, कैरियोलॉजी कहलाएगा। केंद्रक जो है 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जैसे देखो, कोशिका का बाहरी आवरण रहता है, जैसे झिल्ली रहता है, वैसी ना केंद्रक का भी झिल्ली रहेगा। केंद्रक का जो है झिल्ली रहेगा, इसीलिए तो झिल्ली रहेगा, सही तरीके से डेवलप रहेगा, इसीलिए तो इसको यूकैरियोटिक बोले हैं। तो केंद्रक कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट है केंद्रक झिल्ली, है ना, केंद्रक झिल्ली। इसका निर्माण जो है लिपोप्रोटीन से होता है ना, केंद्रक झिल्ली का निर्माण किससे होता है, लिपोप्रोटीन से होता है। केंद्रक झिल्ली कैसा टाइप का है भाई, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हम लोग देखे हुए थे यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा भाई, कोशिका डेवलप, केंद्रक डेवलप होगा, केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट जो है, जैसे वहाँ पर जीव द्रव्य पाया जाता था लिक्विड के रूप में, कोशिका के केंद्रक के अंदर, है ना, केंद्रक के अंदर भी जो है लिक्विड पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो कोशिका के केंद्रक के अंदर जो है लिक्विड पार्ट पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है केंद्रिका। केंद्रिका का जो रंग ना है कैसा रहता है बोलने से, केंद्रिका ऐसा टाइप का रहेगा, ऐसा टाइप का आधा चांद टाइप का रहेगा। तो केंद्रिका जो है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका रंग कैसा होता है भाई, इसका रंग होता है बैगनी। ये कब काम आता है, ये कब दिखाई देता है, जब ना कोशिका का विभाजन होता है ना, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ऐसे करके। देखो जैसे ये मेन सेल है ना, मेन सेल, इसको बोलते हैं पेरेंट सेल बोलते हैं। पेरेंट सेल से ना फिर अलग 2 सेल बनेंगे, इससे विभाजन होके, इसको बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं। फिर इससे और ऐसी विभाजन होते जाएगा, फिर इससे इसी को बोलते हैं कोशिका का विभाजन। जब न कोशिका का विभाजन नियंत्रित तरीके से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अनियंत्रित तरीके से होगा, इसी को जो है कैंसर का नाम दिया गया है। कैंसर में क्या होता है, जो कोशिका का जो विभाजन है अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल रूप से होता है। इसीलिए देखो सबसे पहला जो है इसको पेरेंट सेल बोले, पेरेंट सेल से फिर डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो कोशिका का विभाजन क्या है बोलने से टेक्निकल रूप में आप बताओगे, पेरेंट सेल का डॉटर सेल के रूप में विभाजन होना ही जो है कोशिका का विभाजन है। तो केंद्रिका क्या होता है भाई, केंद्रिका जो है एक बैगनी रंग का दिखता है, और ये कब दिखाई देता है हम लोग को, कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है क्रोमेटिन, है ना, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या रहेगा, केंद्रक में स्थित जो है ना ऐसा धागे नुमा संरचना टाइप का रहेगा, ऐसा धागे नुमा पतला पतला रहता है, मही मही में ऐसा टाइप का धागे नुमा संरचना जो है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो केंद्रक जो है, केंद्रक में देखोगे सबसे पहले केंद्रक झिल्ली मिलेगा, केंद्रक द्रव्य मिलेगा, उसके बाद जो है केंद्रिका मिलेगा, उसके बाद है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होगा, धागे नुमा संरचना रहेगा। ठीक, देखो यही चीज यहाँ पर इसको डायग्राम में बता दिया गया है। देखो सबसे पहले देखोगे आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट देखोगे, देखो ये है सेल, सेल का बीच वाला पार्ट केंद्रक है, देखो ये केंद्रक का फोटो है। तो ये वाला लेयर जो है ये झिल्ली है ना, ये सुरक्षा उसको केंद्रक को आकार देगा, उसको उसके बाहरी और आंतरिक चीज़ों के परिवहन पर नियंत्रण रखेगा, है ना। ये हो गया केंद्रक झिल्ली। ये जो देखोगे धागे नुमा जो संरचना दिख रहा है ये है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। उसके बाद देखो ये आधा चांद टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, केंद्रिका। ये बैगनी रंग का होगा, ये कब दिखेगा, जब कोशिका विभाजन के समय। और मैं बताएं कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, पेरेंट सेल का डॉटर सेल के रूप में विभाजन ही कोशिका का विभाजन है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, इसमें जो लिक्विड पार्ट रहेगा, तरल पदार्थ, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक, अब देखेंगे इसी के अंदर देखो कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है बहुत सारे एसिड रहते हैं, अम्ल रहते हैं ना, ये अम्ल रहते हैं, लिक्विड एसिड के फॉर्म में रहते हैं। ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, जो केंद्रक के अंदर जो है मौजूद रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी बोलने से, फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने जो है ना न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई थी। अब न्यूक्लिक एसिड जो है ना, न्यूक्लिक एसिड जो है ना 2 फॉर्म में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ना मैं बताया था सेंटर पार्ट में केंद्रक रहता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। और न्यूक्लिक एसिड जो है ना 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए।
ठीक। आरएनए का मेन काम क्या रहता है बोलने से, आरएनए का मेन काम रहता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। देखो डीएनए और आरएनए, अब एक एक पॉइंट दिखते जाओगे यहाँ से। डीएनए और आरएनए, ये सबसे पहले देखोगे ये कहाँ पाया जाता है बोलने से, ये किसके रूप में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी बोलने से, न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है डीएनए और आरएनए की खोज भी कौन करेगा, फ्रेडरिक मिशर ही करेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही पाया जा रहा है और उसके अंदर ही डीएनए और आरएनए मिलता है। तो डीएनए की खोज करता कौन है बोलने से, फ्रेडरिक मिशर है ना। फ्रेडरिक मिशर जो है डीएनए की खोज करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी से होता है डायक्सी। डायक्सी मतलब दो, है ना, दो। देखो दो कैसे रहेगा, ऐसे टाइप का रहेगा, ऐसा टाइप का डबल स्ट्रक्चर रहेगा, डबल स्ट्रक्चर। ठीक है, डायक्सी। आर से है राइबोस, है ना, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या रहेगा, डाईऑक्सी हट जाएगा, बस राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके खोजकर्ता कौन है, जो सेम इसी के रहेंगे, फ्रेडरिक मिशर ही है इसके खोजकर्ता। डीएनए का मॉडल कौन दिया था बोलने से, वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। और आरएनए का मॉडल देखोगे, आरएनए का मॉडल जो है फ्रेडरिक मिशर ने ही दिया था, जो न्यूक्लिक एसिड के खोज करता है या डीएनए आरएनए के खोज करता है। ठीक, डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए जो है जैव अणु होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला रहती है ना, कार्बन की ऐसी लंबी श्रृंखला रहती है। डीएनए शब्द जो है जेचोरिस ने दिया था। ठीक है, और ये जो है डीएनए कैसे बना रहता है बोलने से, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, देखेंगे एक एक करके। ठीक, डीएनए शब्द जो है जेचोरिस ने दिया था और ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। आरएनए देखोगे, आरएनए एक तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, फ्रेडरिक मिशर इसके खोज करता है, मॉडल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आरएनए भी जैव अणु होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला होती है, वहाँ डबल रहता है, यहाँ पर सिंगल लेयर रहता है। ठीक, आरएनए शब्द जो है फ्रेडरिक मिशर के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अब इसका संगठन देखोगे, डीएनए और आरएनए बना कैसे रहता है, तो डीएनए देखोगे, डीएनए जो है ना न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है ना 3 पार्ट में मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड में। एक तो होता है शर्करा या शुगर बोल लो, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी ब्रिज। तो जो डीएनए है, डीएनए पहली बात याद रखोगे, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें शर्करा पाया जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाएगा और नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो देखोगे, इसमें जो है ना 2 पेंटोस राइबोस शर्करा होती है ना, इसमें 2 पेंटोस राइबोस शर्करा होती है। और इसकी संरचना कैसी होती है बोलने से, डबल हेलिक्स या द्विकंडलित। द्विकंडलित बताया था ना, ऐसे टाइप का रहेगा और ये ऐसे टाइप का रहेगा ना। अच्छा से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, वो डीएनए का आपको संरचना आप लोग देखे होंगे। तो ये इसकी संरचना कैसे रहती है, द्विकुंडलित रहती है। इसकी संरचना जो है एकल कुंडलित, मतलब एकल कुंडलित मतलब सिंगल लेयर रहेगा। और उसका कैसे रहेगा, ऐसे करके, ऐसे एक ऐसे ऐसे करके डबल लेयर रहेगा, डबल लेयर रहेगा। ठीक है, ये इसमें जो है ना एक राइबोस शर्करा रहते हैं और इसमें कितना रहता है, 2 पेंटोस राइबोस शर्करा रहती है। ठीक, याद रखोगे डीएनए को जो है ना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और ये शर्करा फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनता है। कोई एक सेकेंड, इसको थोड़ा रफ कर लें। देखते हैं, देखो ये है, ये एक्चुअल में ये बताना चाह रहा था, ये है डीएनए, ये है आरएनए, ये सिंगल लेयर है। देखो ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। और ये कैसे है फिर, डबल लेयर है। देखो देखो, अब देखो यहाँ पर है ना कुछ कुछ पॉइंट बन दिया हुआ है। देखो प्रत्येक जोड़ा, जितना ये जोड़ा है, प्रत्येक जोड़े का लंबाई कितना रहता है बोलने से, 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम जो है प्रत्येक जोड़े का लंबाई रहता है। अब देखो जैसे A+T लिखा है और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड G है ना, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बंद बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो ये और ये, इसके बीच का जो गैप दिख रहा है ना, देखो 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच का अंतर कितना होता है बोलने से, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 2 नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं। देखो मैं बताया था डीएनए जो है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजनी क्षार हो गया, ये सब से मिलकर बना होता है। तो 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच का अंतर कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद देखोगे ये बंद है ना, एक तो या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर ये एडेनोसिन, टायोसिन, ये साइटोसिन है, ये गायकोसिन है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो देखो ये डीएनए की संरचना कैसे रहेगा, डबल हेलिक्स रहेगा, द्विकुंडलित रहेगा। आरएनए की संरचना कैसे रहेगा, एकल कुंडलित रहेगा। डीएनए निम्न में उपस्थित होता है। डीएनए कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है भाई, सबसे पहले देखोगे डीएनए जो है न्यूक्लियस में रहता है, केंद्रक में रहता है। उसके अलावा माइक्रोकांड्रिया में रहता है। उसके अलावा हरित लवक में रहता है। ठीक है, हरित लवक तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, पादप में। तो डीएनए की संरचना जो है न्यूक्लियस में पाया जाएगा, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और हरित लवक में। आरएनए जो है एक तो केंद्रक में पाया जाएगा और एक है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव्य और केंद्रक में जो है आरएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है भाई, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसपोर्ट होता है। और आरएनए का मेन काम क्या है भी, प्रोटीन का संश्लेषण, जो बताया था, प्रोटीन के संश्लेषण या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। वही बताया था मैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, जैसे ए डबल टी, जैसे ये वाला देखिए होगे, देखो यहाँ पर डबल लाइन है, ये डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ए का मतलब क्या हो गया, एडिनोसिन है ना। टी का मतलब क्या हो गया, थाइमिन हो गया। सी का मतलब हो गया साइटोसिन हो गया। जी का मतलब होगा गुआनिन हो गया। तो ए डबल बॉन्ड टी है ना, मतलब एडिनोसिन और थाइमिन जो है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। और सी ट्रिपल बॉन्ड जी मतलब साइटोसिन और गुआनिन, ये तीन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक। आरएनए की संरचना देखोगे, आरएनए की संरचना जो है यहाँ पर जो है, ये इसके जो है ना, इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इसमें देखोगे सबसे पहले थाइमिन, उसके बाद है साइटोसिन, और एक है नया जो है यूरेसिल है ना, यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए की संरचना में देखोगे ए डबल बॉन्ड यू है ना, देखो यहाँ ए डबल बॉन्ड टी था है ना, ए डबल बॉन्ड टी था, यहाँ पर ए डबल बॉन्ड क्या है, यू। यू का मतलब क्या हो गया, यूरेसिल है ना। ए का मतलब वही है, ए का मतलब जो है एडोनोसिन है। उसके बाद है सी ट्रिपल बॉन्ड जी, मतलब सेम यहाँ पर है, साइटोसिन और गुआनिन के द्वारा। आरएनए में जो है ना हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। वही बताया, जो गुणसूत्र को संरचना प्रदान करता है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर नहीं रहता है आरएनए में। डीएनए में जो है हिस्टोन प्रोटीन रहता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित भी करना है। डीएनए जो है अधिक स्थायी होता है, आरएनए जो है कम स्थायी होता है। ठीक, बात समझ आ रहा है सभी को? हाँ, तो चलो अच्छा इसको देख लेते हैं। जीवाणुभोजी है ना, जीवाणुभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज। इसमें जो है टोटल डीएनए की संख्या देखोगे न्यूक्लियोटाइड्स में कितना होता है, 5386। यदि ओवरऑल सभी को शामिल कर ले, केंद्रक का बताया मैं, इसमें जो देखोगे सभी को शामिल करने के बाद कितना होता है, 48,502। वही चीज़ है ना, मानव में देखोगे, मानव में कुल डीएनए की संख्या कितने होती है बोलने से 3.3 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स है ना, 3.3 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड जो है मानव में कुल डीएनए की संख्या होती है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको ये क्लास को अभी यहीं तक रखता हूँ। एक तो पिछला जो मैंने था उसको रिवाइज करा दिए, दूसरा जो है आगे का पार्ट बता दिया। आपको जो है क्लास कैसा लगा आप लोग बताएंगे है ना, चैनल को लाइक करेंगे है ना, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी कमेंट रहेगा, आपको जैसे भी प्रकार की चीज़ें समझ आ रहा है आप जो है कमेंट करके बताएंगे। चीज़ें अच्छा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे है ना, स्पीड स्लो जैसे भी रहेगा आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और कोई प्रकार का रिव्यू रहेगा तो आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।